अब निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर फिर लेकर आते हैं। 46,794 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड बना है। यही एक बड़ा पॉकेट है जहां पर आज वीकनेस देखने को मिली है और इसमें आप गौर करिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप लूजर्स वायदे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं, इन सब में दबाव बनता दिखाई दिया है। इस बीच एक और रिपोर्ट आई है। गोल्डमैन सैक्स ने दरअसल कहा है कि भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर के सुनहरा दौर जो है वो अब खत्म हो रहा है। इस कंपनी ने कहा है कि बड़े पैमाने पर अब वो बैंकों को डाउनग्रेड करना शुरू करेंगे। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है और किन बैंक्स पर वो डाउनग्रेड आ रहा है, सब पर बातचीत होगी। यतिन ने इनफैक्ट वो डिटेल रिपोर्ट पढ़ ली है। यतिन, सबसे पहले अगर हमें समझा सके, गोल्डमैन सैक्स क्यों कहता है कि गोल्डन डेज आर नियरली ओवर और गेटिंग ओवर? तो गोल्डमैन सैक्स का जो हेडर है वो ये है हर्षदा के गोल्डी लॉक पीरियड फॉर इंडियन फाइनेंशियल्स इज ओवर। तो जो सुनहरा दौर था इंडियन फाइनेंशियल्स और इंडियन बैंकिंग शेयर्स का, वो अब हमारे पीछे है। लार्जली टू डू विद द फैक्ट दैट कि जो ज़बरदस्त ग्रोथ हमने कोविड के बाद बैंकिंग सेक्टर में देखी है, चाहे वो शेयर प्राइस हो, वैल्यूएशंस में सुधार हो या प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार हो, शायद आगे जाके ऐसा मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। यानी यहां से अर्निंग्स टेपर होना शुरू हो जाएगी ग्रोथ वाइज। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोल्डमैन सैक्स का कहना यह है कि कंसर्न्स है काफ़ी सारे कंज्यूमर क्रेडिट को लेके, वहां एसेट क्वालिटी आगे जाके बिगड़ेगी तो क्या इंपैक्ट होगा वो देखने लायक होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत बढ़ रहा है क्योंकि जो वेज इन्फ्लेशन है खास करके सरकारी बैंक्स में, ये प्रेशर डाल सकता है प्रॉफिट्स पे। और जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं वो ज़्यादातर बैंकों के बढ़ने वाले हैं, यानी जो डिपॉजिट रेट है, क्योंकि डिपॉजिट जितनी नहीं आ रही हैं सिस्टम में, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए ब्याज दरों में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, जिससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो है बैंक्स का इंपैक्ट हो सकता है। इन्होंने क्या किया है, ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और येस बैंक, ये तीन बैंक्स को इन्होंने और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने डाउनग्रेड किया है, जिसके बाद तीनों शेयर में आज आप प्रेशर देख रहे हैं। और जब इन बैंकों में हम क्लियरली प्रेशर तो है, स्पेशली एसबीआई और साथ ही साथ येस बैंक में, आईसीआईसीआई बीच बीच में तेजी दिखाता है, बीच में मंदी दिखाता है। इन पर एग्जैक्टली क्या कहा जाए, एसबीआई को लेकर स्पेशली क्या चिंता उभर कर आ रही है? तो इन्होंने हर्षद जब डाउनग्रेड किया तो अर्निंग्स एस्टिमेट भी काटे हैं। तो आपकी स्क्रीन पे अभी एक प्लेट आएगी जहां गोल्डमैन सैक्स को लगता है एसबीआई में करंट मार्केट प्राइस से 4% की डाउनसाइड है, आईसीआईसीआई बैंक में केवल 3% की अपसाइड है, येस बैंक में उनको लगता है कि शेयर में 37% का डाउनसाइड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, बजाज फाइनेंस में सिर्फ 2% की अपसाइड है। लेकिन सबसे टॉप पिक जो इनका है पूरे के पूरे बैंकिंग पैक में वो एचडीएफसी बैंक, जहां ये 33% की जो है अपसाइड देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में इनका टारगेट है 1195, सॉरी एचडीएफसी बैंक में उनका टारगेट है 1915, आईसीआईसीआई बैंक में टारगेट है करीब 1100 रुपए के आसपास, येस बैंक में जो इनकी सेल रेटिंग है टारगेट है 16 रुपए, और एसबीआई पे न्यूट्रल बन के चल रहे हैं 741 पे। और तथ्य क्या है, क्योंकि एसबीआई और येस बैंक ये दोनों ही फेवरेट स्टॉक्स हैं मार्केट के, तो एसबीआई में इन्होंने 7 से 5% की ईपीएस कट करी है अगले 2 फाइनेंशियल ईयर्स की, क्योंकि इनको लगता है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स एसबीआई के लिए तेजी से बढ़ने चाहिए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी बैंक है और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में सबसे नंबर पहला आता है, तो कहीं ना कहीं ये डिपॉजिट रेट बढ़ाना पड़ेगा इनको, ऐसा लगता है गोल्डमैन को। और येस बैंक में इनको लगता है कि मार्जिन प्रोफाइल काफ़ी सबडूड रही है, वैल्यूएशन और रीरेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन नंबर्स इतने नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने 43% से FY25 का ईपीएस काटा है और 6% से बुक वैल्यू की भी अनुमान जो इनकी प्रीवियसली थी उसको काट के टारगेट 16 रुपए पे ले आए हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे एचडीएफसी को एक तरफ देखा, आई मीन गोल्डमैन सैक्स का यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव, और बाकी एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, और साथ ही साथ आपने येस बैंक के बारे में सोचा। येस बैंक में काफ़ी स्टीप डाउनसाइड, लगभग 37% का। राजेश जी, राजेश अग्रवाल जी, पहले आपका एक हल्का सा व्यू जानना चाहूँगा सर, आप इस रिपोर्ट से कितना आई थिंक सहमत हैं, और आपका प्राइस व्यू इसके सिमिलर है क्या, और एचडीएफसी बैंक पे इस प्राइस पे आपका आउटलुक, एंड स्पेशली इस दौर के ये जो दो स्टॉक्स हैं ना, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, ये टॉप परफॉर्मर रहे हैं, दोनों ऑल टाइम हाई पर हैं, इस प्राइस पर भी आपका व्यू फॉर द टाइम में, येस बैंक छोड़िए, एचडीएफसी बैंक वर्सेस एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक? देखिए, रिपोर्ट पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा, सबके अपने अपने विचार होते हैं, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू गोल्डमैन सैक्स, उनके अपने विचार है। लेकिन जहां तक कॉस्ट ऑफ फंड्स की या एनआईएम्स में कटौती की बात है, मुझे लगता है कि आने वाले 2 आरबीआई के जो मीट होगी, कहने का मतलब है 4 महीने के बाद, हो सकता है कि हम
रेट कट के सिनेरियो में जाने लगे, तो वहां से मुझे लगता है जो क्रेडिट की जो ऑफटेक की बातें हो रही है वो थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आएंगी। और जहां तक एचडीएफसी बैंक की बात है, अगर आप देखो तो ये जो 1400 रुपए के आसपास का भाव है ना, ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है इसे अक्यूमुलेट करने की। अगर मर्जर के बाद की बातें की जाए तो विश्व की 5 सबसे बड़ी बैंकों में से एक बैंक हो गया है। 9000 के आसपास ब्रांचेस हैं, 20,000 के आसपास टच पॉइंट्स हैं। नंबर्स इस बार अच्छे आए थे, अगर कहे जाए तो सिर्फ जो बीट आई थी वो एनआईएम्स के ऊपर आई थी, और जिस कारण से इतनी चिंता हुई कि 1800 का स्टॉक टूट के 1400 रुपए आ गया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि FY25 में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बैंक 80,000 करोड़ रुपए की बॉटम लाइन रिपोर्ट करेगा। एनआईएम्स की जो बात की जा रही है, जब रेट कट के दौर चालू होगा मुझे लगता है एनआईएम्स में भी वहां पर सुधार हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एचडीएफसी बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा बैंक है, 5 सबसे बड़े बैंक्स में आता है, यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। हमारा इसमें 1.5 साल के 2 साल के लक्ष्य में 2000 प्लस का टारगेट है। के एचडीएफसी में एक अपॉर्चुनिटी है, 2000 तक के टारगेट्स आप दे रहे हैं। अच्छा अग्रवाल जी, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल, आपने भी हम श्योर वो रिपोर्ट पढ़ी होगी कि कैसे देश में डिपॉजिट्स की जो संख्या है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली पिछले 2 सालों में खासी घटी है, क्योंकि वो सारा पैसा इक्विटी मार्केट्स में आ रहा है। अब ये जब डिपॉजिट्स घटते हैं, उसी की तो चिंता सबसे ज्यादा थी एचडीएफसी बैंक को। ये क्या बाकी बैंकिंग इंडस्ट्री पर दबाव नहीं डालेगा, या फिर उनको काफी कॉम्पिटिटिव करनी पड़ेंगी अपनी डिपॉजिट की दरें उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए और ऊपर रखने के लिए? देखिए, कंपटीशन आएगा, नो डाउट ऑन दैट, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए हम बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी आने वाले दिनों में। और अगर ये इकोनॉमी की ग्रोथ होनी है तो बैंकों को तो पीछे छोड़ा ही नहीं जा सकता। बैंकों के बिना तो ये संभव ही नहीं है। और जितने बड़े बड़े कैपेक्स चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में अनाउंस हो रखे हैं, उन सब का एक जरिया बैंकिंग एज ए सेक्टर होने वाला ही है। तो हो सकता है कि कुछ दबाव छोटी अवधि में देखने को मिले, वक्तिया तौर पर देखने को मिले, बट मध्यम से लंबी अवधि में हमें नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। जो आपने सही कहा कि बैंकों के कुछ पैसे डाइवर्ट होकर के म्यूचुअल इसमें शेयर बाजार में आ रहे हैं, तो आज भी एक रिपोर्ट आई थी कि ऐसा हो गया है। लेकिन अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड के जो नंबर्स आए वो AUM जो बढ़ा है, NAV जो बढ़ा है, उस कारण से वो नंबर एक्सीड होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां से डिपॉजिट्स टूट करके म्यूचुअल फंड्स में आ गए हों। तो ये थोड़ा सा बैलेंस मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बना रहेगा। बैंकों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इकोनॉमी की ग्रोथ होनी है, जो हम सब मान के चल रहे हैं, तो बैंकिंग के बिना तो वो हो नहीं सकती। कोट कर देती हूँ, कासा रेशियो जो सारे कमर्शियल बैंक्स का साथ में जोड़कर रखते हैं, वो सितंबर 2023 में करीब 40.5% पर आया, जहां पर मार्च 2023 की आसपास यानी कि इस वित्त वर्ष के शुरुआत में ये 43% पर था, और प्रीवियस मार्च से अगर आप देखें तो 45% पर था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें धीरे धीरे करके कमी आ रही है। वो एक चिंता उस रिपोर्ट में जाहिर तौर पर मेंशन की गई थी, लेकिन देखते हैं वो कैसे प्ले आउट होता है।